हेलो दोस्त, नमस्कार। मैं अर्जुन कुमार आप सभी को हरिंद्रा क्लासेज में स्वागत करता हूं। जैसा कि आप सभी जानते हैं कि आज हमारा दूसरा दिन है। पहला दिन कल हुआ था, आप सभी को गणित जो है समझ में आया होगा। तो चलिए हम लोग आज का सेशन का पहला क्वेश्चन देखते हैं। पहला क्वेश्चन है कि यदि किसी वस्तु का विक्रय मूल्य 6500 रुपया है और लाभ 500 रुपया है तो लाभ परसेंटेज क्या होगा। आप जानते हैं, आप सभी लोग को जानते हैं कि लाभ परसेंटेज जो होता है वो सीपी पर होता है, हमेशा सीपी पर होता है। लाभ या हानि परसेंट जो होता है वो हमेशा सीपी पर होता है। लेकिन हमारा यहाँ पर विक्रय मूल्य दिया हुआ है, यानी एसपी दिया हुआ है। एसपी का मतलब क्या होता है? विक्रय मूल्य होता है, सेलिंग प्राइस होता है। तो यहाँ पर हमारा विक्रय मूल्य दिया हुआ है, तो यहाँ से हम सबसे पहले सीपी निकालेंगे, क्रय मूल्य निकालेंगे। लाभ परसेंटेज निकालने के लिए हमें क्रय मूल्य की ज़रूरत होती है, तो क्रय मूल्य निकालेंगे। सबसे पहले क्रय मूल्य निकालेंगे हम कि सीपी बराबर विक्रय मूल्य माइनस लाभ बराबर 6000 रुपया। क्या हुआ कि यहाँ पर 6500 रुपया विक्रय मूल्य है। हम कोई भी वस्तु का जो विक्रय मूल्य है, अंतिम प्राइस है, उसको हम 6500 रुपया है, और उसी में मेरा 500 रुपया लाभ भी जुड़ा हुआ है। तो मेरा क्रय मूल्य कितना आ गया? 6000 रुपया आ गया। तो कोई भी लाभ या हानि निकालने के लिए सबसे पहले हमें क्रय मूल्य की जरूरत होती है। तो क्रय मूल्य मेरा कितना है? 6000 रुपया है, और लाभ परसेंटेज निकालना है, और लाभ दिया है 500 रुपया। तो लाभ परसेंटेज बराबर 500 बटा में 6000। अब परसेंट में बदलने के लिए 100 से गुना, तो 2 जीरो से 2 जीरो, 1 जीरो से 1 जीरो, 3 दूनी और 25 दूनी, यानी 25 बटा में 3%। यानी इसको हम लिख सकते हैं कितना? 8 सही 1 बटा में 3%। यह मेरा लाभ परसेंटेज हो गया। आप लोग समझ गए। मैं एक बार और एक्सप्लेन कर दे रहा हूँ इसको कि यदि किसी वस्तु का जो विक्रय मूल्य है 6500 रुपया है, यहाँ पर क्रय मूल्य नहीं, विक्रय मूल्य दिया हुआ, और यहाँ से आपको क्रय मूल्य निकालना है। तो क्रय मूल्य हम निकाल लिए 6000 रुपया, और यहाँ से 500 रुपया हमको लाभ दिया है। तो लाभ परसेंटेज बराबर कितना हो जाएगा? 500 बटा में 6000 और गुना में 100, मेरा आ जाएगा 25 बटा में 3% लाभ प्रॉफिट, क्योंकि मेरा ये आंसर हो गया। उम्मीद करता हूँ कि आप सभी को समझ में आया होगा। चलिए हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। चलिए तो दोस्तों हम लोग अगले क्वेश्चन को देखते हैं। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि यदि विक्रय मूल्य को दोगुना कर दिया जाए तो लाभ 3 गुना हो जाता है, तो लाभ परसेंटेज बताएं। आप इस क्वेश्चन को पढ़िए, और इस क्वेश्चन को पढ़ने के बाद आपको लगेगा कि उतना भी आसान नहीं है जितना आप सोच रहे हैं, जितना हम लोग सोच रहे हैं। एक दिया रहता है कि 2000 रुपये पर 20% का लाभ होता है, तो कितना % लाभ होगा, डायरेक्ट हम लगा देते हैं। लेकिन आप इस क्वेश्चन को पढ़ के एक बार रियलाइज कीजिए। कह रहा है कि विक्रय मूल्य को दोगुना कर दिया जाए तो लाभ 3 गुना हो जाता है, तो लाभ परसेंटेज बताएं। सबसे पहले हम लोग यहाँ पर देखेंगे कि लाभ परसेंटेज बराबर क्या होता है। लाभ बराबर क्या होता है? लाभ बराबर होता है विक्रय मूल्य, जिसको हम बोलते हैं सेलिंग प्राइस, माइनस क्रय मूल्य यानी सीपी। तो यहाँ पर हमारा प्रॉफिट, पी से हम प्रॉफिट बोलते हैं, जिसको लाभ बोलते हैं, ठीक। तो प्रॉफिट बराबर कितना हो जाएगा? विक्रय मूल्य माइनस क्रय मूल्य, ठीक। इक्वेशन 1 दे दिया। अब यही कह रहा है कि यदि विक्रय मूल्य को दोगुना कर दिया जाए तो लाभ जो है 3 गुना हो जाता है। जो ये विक्रय मूल्य है इसको हम दोगुना कर दे रहे हैं, तो जो मेरा ये लाभ है, जो पी है, ये कितना हो जा रहा है? 3 गुना हो जा रहा है। तब आगे देखिए, लाभ 3 गुना हो जा रहा है। कब हो रहा है? जब हम विक्रय मूल्य को दोगुना कर रहे हैं। क्रय मूल्य वही है, इसमें क्रय मूल्य का कोई जिक्र नहीं किया है कि क्रय मूल्य को बढ़ा रहे हैं या घटा रहे हैं। क्रय मूल्य कभी नहीं बढ़ता है, घटता है। क्रय मूल्य एक ही होता है। तो हम क्रय मूल्य को ज्यों के त्यों लिखेंगे। अब बराबर में समीकरण, ये समीकरण सिर्फ आपको हम समझाने के लिए दिए हैं। अगर मेरे को बनाना होता, अगर मुझको बनाना होता तो मैं डायरेक्ट बना दिया होता। तो यहाँ से आप देखिएगा कि यहाँ से हम देखेंगे कि सीपी इसमें भी कॉमन है, सीपी इसमें भी कॉमन है। तो सीपी जब इसमें दोनों में कॉमन है तो सीपी बराबर हम क्या लिखेंगे? पी माइनस में एस पी, इसके लिए। और इसके लिए सी पी क्या होगा? 3p माइनस में 2sp। सी पी यहाँ बराबर है, सी पी यहाँ बराबर है, तो इसको हम इक्वल कर देंगे। इसको हम यहाँ पर इक्वल कर देंगे।
P माइनस एस पी बराबर 3P माइनस में 2SP। SP इधर आएगा, 3P जो है SP इधर आएगा तो ये ऐड हो जाएगा, तो SP जब इधर आएगा तो प्लस हो जाएगा, तो जब प्लस होगा तो यहाँ पर बच जाएगा केवल SP, ठीक। और P जो है इधर जाएगा, इस तरफ जाएगा, तो इधर 3P है, 3P है, इधर 1P है, तो जाकर घट जाएगा यानी 2P हो जाएगा। तो यहाँ से मेरा P और बाटा में P यानी SP बाटा में P का रेशियो कितना आ गया, 2 और 1। जो हम लोग इससे पहले वाला जो सवाल किए थे सेम वही सवाल पे ये क्वेश्चन यहाँ पर आ गया है। यहाँ पर SP दिया है और प्रॉफिट दिया है, लेकिन क्रयमूल नहीं दिया है। जबकि लाभ परसेंटेज निकालने के लिए हमें क्रयमूल की आवश्यकता होती है, तो हम यहाँ से क्रयमूल निकालेंगे। तो क्रयमूल मेरा कितना हो जाएगा, 2 - 1 बराबर 1। जब क्रयमूल 1 आ गया और प्रॉफिट मेरा 1 है तो लाभ परसेंटेज कितना होगा, कि कितना होगा, लाभ बाटा में क्रयमूल गुना में 100 होता है। तो लाभ मेरा यहाँ पर 1 है, ठीक, और क्रयमूल भी मेरा 1 है गुना 100, तो मेरा यहाँ पर जो लाभ परसेंटेज है 100 हो गया। मैं उम्मीद करता हूँ कि आप लोगों को जो क्वेश्चन है समझ में आया होगा, मेरा एक्सप्लेनेशन समझ में आया होगा। मैं एक बार और आपको बता दे रहा हूँ कि यहाँ में प्रॉफिट हुआ है, ठीक, प्रॉफिट बराबर SP माइनस CP होता है। और जैसे ही हम लाभ को 3 गुना किए तो यहाँ पर विक्रयमूल को 2 गुना किए, तो यहाँ से मेरा प्रॉफिट आ गया। और यहाँ पर हम CP बराबर कर दिया। जब CP और CP को हम बराबर किए हैं तो यहाँ से SP यानी विक्रयमूल और प्रॉफिट का रेशियो निकल गया। यहाँ से हम फिर CP निकाल लिए और CP निकाल कर मेरा लाभ परसेंट कितना आ गया, 100% आ गया। तो चलिए हम लोग अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। चलिए तो हम लोग अगले क्वेश्चन को देखते हैं। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि किस कोण D के लिए, यानी कोण D का यहाँ पर मान पूछ रहा है, किस कोण D के लिए त्रिभुज ABC त्रिभुज DEF के सर्वांगसम है। दिया गया है कि AC बराबर 2.5 सेंटीमीटर, BC बराबर 5 सेंटीमीटर, कोण C बराबर 75 डिग्री, DE बराबर 2.5 सेंटीमीटर और DF बराबर 5 सेंटीमीटर। तो यहाँ पर सर्वांगसम का नियम जो है लगाया है। तो हम लोग चलिए देखते हैं इस क्वेश्चन को। इसमें दो त्रिभुज का जिक्र किया है, त्रिभुज ABC त्रिभुज ABC त्रिभुज DEF। चलिए इसको बैठाते हैं। AC बराबर कितने दिया है, 2.5। BC बराबर कितने दिया है, 5। कोण C का वैल्यू कितना दिया है, यहाँ पर 75 डिग्री। DE बराबर कितना दिया है, DE 2.5 और DF बराबर कितना दिया है, 5 दिया है। तो आपको दिखाई दे रहा होगा त्रिभुज ABC और त्रिभुज DEF में DE और AC बराबर हैं, DF और BC बराबर हैं। तो यहाँ और कोण C बराबर 75 डिग्री दिया हुआ है, तो कोण हमारा D जो है वो पूछ रहा है। तो यहाँ पर देखिए साइड एंगल, साइड से ये जो त्रिभुज है सर्वांगसम है। यदि किसी सर्वांगसम त्रिभुज में दो भुजाएं बराबर होती हैं तो जो तीसरी भुजा या तीसरी कोण जो होता है वो ऑटोमेटिक बराबर होता है। तो हमारा यहाँ पर ABC का 2 भुजा और DEF का 2 भुजा बराबर है, तो इसलिए जो इसका तीसरा कोण होगा वो तीसरा कोण कौन होगा, इसमें दिया है C और इसमें हो जाएगा D, तो ये भी बराबर होगा। तो कोण C बराबर कोण D के जो कितना होगा, 75 डिग्री हमारा आंसर हो जाएगा। इजीली आपको समझ में आ गया होगा। सर्वांगसम का नियम लगा है, साइड एंगल, साइड से त्रिभुज ABC और त्रिभुज DEF सर्वांगसम है तो इसका कोण भी बराबर होगा। कोण C बराबर कोण D का बराबर कितना है, 75 डिग्री। तो आपको समझ में आ गया होगा। चलिए हम लोग अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। चलिए तो हम लोग अगले क्वेश्चन को देखते हैं। एक पुरुष एक कार्य को 20 दिनों में पूरा कर सकता है। मैं आपको बता दूं कि जितने भी सवाल हम लोग कर रहे हैं वो SSC रेलवे में आए हुए सवाल है, LP ग्रुप D टेक्नीशियन, जितने ही मतलब आए हुए सवाल है, सारा सवाल प्रीवियस ईयर है। तो आइए हम लोग इसको बनाते हैं। एक पुरुष एक कार्य को 20 दिनों में पूरा कर सकता है और एक महिला उसी कार्य को, जो पुरुष कर रहा है, कार्य को 10 दिनों में पूरा कर सकती है।
यदि वे उस पर 5 दिनों तक एक साथ कार्य करते हैं तो महिला शेष कार्य को कितने दिनों में पूरा करेगी। देखिए सबसे पहले इसको हम बनाते हैं कि एक पुरुष और एक महिला, पुरुष 20 दिन में, महिला 10 दिन में, घटा दिया। इसको एफिशिएंसी का रेशियो कितना हो जाएगा, 1 रेशियो में 2। टोटल वर्क यहाँ पर 20 हो गया। ठीक, दोनों 5 दिन तक काम करते हैं तो 5 गुना में 3 यानी 15 काम कर दिए। तो शेष काम कितना बचा, शेष काम 20 माइनस में 15 यानी 5। तो महिला शेष काम करने में, शेष काम को करने में महिला दिन लेगी। 5 बटा में कितना आ गया यहाँ पर 2, यानी 2 सही 1 बटा में 2 दिन। मैंने इसको सिर्फ इतना आपको समझाने के लिए लिखा। अगर मुझे बनाना होता तो मैं यहीं से डायरेक्ट बना देता आपको। मैंने यहाँ पर रेशियो लेकर बनाया हूँ। अगर आपको इस मेथड से समझ में नहीं आ रहा है तो आप इस टाइप से बनाइए। मान लीजिए एक पुरुष है और एक महिला है। पुरुष जो है वो 20 दिन में काम करता है और महिला जो है 10 दिन में काम करती है। तो हम टोटल वर्क मान लेंगे यहाँ पर 20। तो पुरुष का एफिशिएंसी क्षमता हो जाएगा कितना, 1, और महिला की क्षमता कितना हो जाएगा, 2। ठीक, तो इन्होंने 5 दिन एक साथ काम किए। तो 5 दिन में काम कितना होगा, 5 दिन में काम कितना होगा, 5 गुना 3 यानी 15 काम जो है हमारा हो चुका है। अब शेष काम कितना है, 20 माइनस 15 यानी 5। इसी शेष काम को महिला द्वारा करने में, यही बोल रहा है कि महिला शेष काम को कितने दिनों में पूरा करेगी। यानी इसी शेष काम को, यानी 5 काम को महिला कितने दिनों में करेगी। तो कितने दिनों में करेगी, दिन, 5 बटा में 2 यानी 2 सही 1 बटा में 2 दिन में जो महिला इस काम को समाप्त कर देगी। उम्मीद करता हूँ कि आपको यह समझ में आ गया होगा। चलिए एक बार और मैं आपको समझा देता हूँ। यहाँ पर जो मैं रेशियो मेथड से बनाया हूँ, ठीक, जब एक ही काम को 2 लोग करते हैं तो जो उनका एफिशिएंसी का जो रेशियो होता है वो टाइम का रेशियो का इन्वर्स हो जाता है। तो यहाँ से मैंने टोटल वर्क निकाला, टोटल वर्क निकाल कर यहाँ से मैंने महिला शेष काम को कितने दिन में करेगी, इतने दिन में। लेकिन अब जो बेस मेथड है, उसका जो बेसिक मेथड है, तो बेसिक मेथड से आप इस तरह से बनाइएगा। तो एक पुरुष 20 दिन में काम करता है, महिला 10 दिन में काम करती है। तो यहाँ से मैंने शेष काम को निकाला तो 5 आया, और उसी शेष काम को महिला जो है 2 के एफिशिएंसी से कितने दिन में करेगी, तो 2 सही 1 बटा में 2 दिन में करेगी। तो समझ में आ गया होगा। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर हम लोग देखते हैं। चलिए दोस्तों, तो हम लोग अगले सवाल की ओर चलते हैं। सवाल कह रहा है कि एक त्रिभुज का क्षेत्रफल 96 सेंटीमीटर स्क्वायर है और इसकी एक भुजा की लंबाई 24 सेंटीमीटर है। त्रिभुज की इस भुजा पर, किस भुजा पर, जिस भुजा की लंबाई दिया हुआ है उस भुजा के बारे में बात कर रहा है। ऐसे ही नहीं कि कोई भी हम त्रिभुज खींचे और उस पर भुजा बोल दिया। त्रिभुज की इस भुजा पर सम्मुख शीर्षों से खींचे गए लंब की लंबाई बताएं। चलिए हम क्वेश्चन को देखते हैं। मान लीजिए कि हम त्रिभुज बना दिए यहाँ पर, ठीक, ABC, ठीक। करेगा त्रिभुज की एक भुजा की लंबाई जो है 24 सेंटीमीटर है, इसको हम 24 सेंटीमीटर मान लिए। त्रिभुज की इस भुजा पर, किस भुजा पर, जो 24 सेंटीमीटर जो लंबाई है, इस भुजा पर शीर्षों से खींचे गए लंब की लंबाई क्या होगा। कौन शीर्ष है, जो इसके सामने का शीर्ष है, खींचे गए लंब की लंबाई क्या होगा। तो देखिए क्या होता है, समकोण त्रिभुज बन गया यहाँ पर। जब जहाँ पर लंब जाता है तो वहाँ पर 90 डिग्री का बनता है। तो त्रिभुज का क्षेत्रफल, समकोण त्रिभुज का क्या क्षेत्रफल होता है, 1 बटा में 2 आधार, यानी आधार कितना है, BC गुना में ऊंचाई हमारा क्या है, तो इसको मान लीजिए D, ऊंचाई मेरा है AD। यही त्रिभुज का क्षेत्रफल कितना दिया हुआ है, 96 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो यहाँ से हम देखेंगे 1 बटा में 2, BC का मान है 24 और हाइट यानी AD का मान कितना है, AD है और 96, 2 से कटा दिया 12 और 12 बटे 96। तो मेरा यहाँ पर AD का मान कितना आ गया, 8 सेंटीमीटर आ गया। यानी एक त्रिभुज का क्षेत्रफल दिया हुआ था और हम इस फार्मूला को लगाकर AD का मान निकाल लिए। तो AD का मान मेरा कितना हो गया यहाँ पर, 8 सेंटीमीटर मेरा आंसर हो गया। उम्मीद होगा कि आपको यह क्वेश्चन समझ में आ गया होगा।
इसमें कुछ नहीं है, बस सिर्फ समकोण त्रिभुज का क्षेत्रफल लगाना है और आपको ऑलरेडी क्षेत्रफल दिया हुआ है, उस क्षेत्रफल का इस्तेमाल करके यहाँ से हम एडी के यानी ऊंचाई का मान निकाल लिए हैं। चलिए हम लोग अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। चलिए तो हम लोग अगला क्वेश्चन को देखते हैं। अगला क्वेश्चन है कि 9 के पावर 3 प्लस 9 के पावर 4 प्लस 9 के पावर 5 प्लस 9 के पावर 6 प्लस 9 के पावर 7। अब बाटा में 9 के पावर 1, 9 के पावर 2, 9 के पावर 3, 9 के पावर 4, 9 के पावर 5 दिया, तो इसका मान निकलना है। तो ऐसे सवाल में आप अक्सर देखिएगा कि इसमें से कुछ ना कुछ कॉमन निकलता है। ऐसे सवालों में अगर आपके सामने अगर आपके एग्जाम में ऐसा सवाल आता है तो सबसे पहले आप इसमें से कुछ ना कुछ कॉमन निकालने के लिए सोचिएगा, और कॉमन जरूर निकलेगा। तो आइए हम लोग देखते हैं, इसको सोल्व करते हैं। देख रहा है कि यहाँ पर हम और क्यू 9 के पावर करते रह गए, 9 का स्क्वायर क्यू 4 5, तो बहुत सारा बड़ा डिजिट आ जाएगा, यानी इसको यहाँ पर हमें कॉमन लेना होगा। तो कॉमन हम क्या ले रहे हैं, देखिए कि 9 का स्क्वायर अगर हम कॉमन लेते हैं ऊपर में तो क्या होगा, 9 के पावर में 1 प्लस 9 के पावर में 2 प्लस 9 के पावर में 3 प्लस 9 के पावर में 4 प्लस 9 के पावर में 5, और नीचे मेरा 9 के पावर में 1 प्लस 9 के पावर में 2 प्लस 9 के पावर में 3 प्लस 9 के पावर में 4 प्लस में 9 के पावर में 5। ये पूरे क्या ठीक। तो आप देख रहे हैं कि यहाँ के 9 के पावर में 1 और 9 के पावर में नीचे भी 1, एंड सेम जो ये डाटा है नीचे भी सेम डाटा वही है, तो ये हमारा कट जाएगा, ये डाटा कट जाएगा। तब आगे क्या बच जाएगा, 9 का स्क्वायर यानी 81 का पावर 1/2। 1/2 का मतलब क्या होता है कि रूट 81 होता है, यानी रूट 81 का वर्गमूल कितना हो जाएगा, 9। मेरा आंसर 9 हो जाएगा। ठीक, तो आप इसको इस प्रकार भी लिख सकते हैं, यानी 9 का स्क्वायर जब आप कीजिएगा, इसका 1 में पावर 2 है तो 2 से 2 कट जाएगा, जब 2 से 2 कटेगा तो यहाँ हमारा आंसर 9 हो जाएगा। चलिए हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। चलिए हम लोग अगले सवाल की ओर बढ़ते हैं। अगला सवाल कह रहा है कि sin 2 थीटा ब्रैकेट tan थीटा प्लस cot थीटा का मान बताएं। तो हम लोग यहाँ पर देखेंगे कि एक फार्मूला होता है। एक फार्मूला क्या होता है कि sin 2 थीटा का फार्मूला होता है कि 2 sin थीटा इंटू कॉस थीटा का फार्मूला होता है। तो यहीं पर हम यूज करेंगे इसको, sin 2 थीटा यानी 2 sin थीटा इंटू कॉस थीटा, और हम इसको जो tan थीटा और cot थीटा है इनको हम क्या करेंगे, बाटा में कर देंगे, sin थीटा प्लस कॉस थीटा साइन थीटा। ठीक, तो हम लोग यहाँ पर देखेंगे कि एलसीएम लेंगे तो यहाँ पर साइन स्क्वायर थीटा और प्लस में कॉस स्क्वायर थीटा हो जाएगा। तो आपको पता होगा कि साइन स्क्वायर थीटा प्लस में कॉस स्क्वायर थीटा बराबर 1 होता है। ठीक, तो यहाँ से हम आगे बढ़ेंगे, 2 साइन थीटा इंटू कॉस थीटा ब्रैकेट में साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा बराबर 1 हो जाएगा, और बटा में क्या आएगा, कॉस थीटा इंटू साइन थीटा। तो मेरा कॉस थीटा साइन थीटा से कट जाएगा और क्या बचा, 2। तो यही मेरा 2 आंसर आ गया। चलिए तो हम लोग एक बार इसको फिर से समझते हैं। साइन 2 थीटा का फॉर्मूला लगाए हैं, 2 साइन थीटा इंटू कॉस थीटा। टैन थीटा बराबर होता है साइन थीटा बटा में कॉस थीटा। कॉट थीटा बराबर होता है कॉस थीटा बटा में साइन थीटा। ठीक, यहाँ पर हम एलसीएम ले लिए कॉस थीटा इंटू साइन थीटा, और तीसरी गुना करेंगे तो यहाँ पर आ जाएगा, कितना आएगा, कितना यहाँ पर आ रहा है, साइन स्क्वायर थीटा प्लस में कॉस स्क्वायर थीटा, जो कि इसका मान कितना होता है, 1 होता है। तो 1 मान होगा इसका, 1 मान होता है, और साइन थीटा इंटू कॉस थीटा से साइन थीटा इंटू कॉस थीटा कट जाएगा, और 2 और 1 में गुना होगा तो हमारा 2 आंसर आ जाएगा। तो उम्मीद करता हूँ कि आपको समझ में आ गया होगा। चलिए हम लोग अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि यदि 2 बेलनों की त्रिज्याएँ 2:3 के अनुपात में है और उनकी ऊंचाई 5:3 के अनुपात में है, तो उनके आयतन का अनुपात बताएं। सबसे पहले मैं आपको बता दूं कि बेलन का आयतन बराबर होता है πr², जिसमें त्रिज्या का अनुपात दिया है और ऊंचाई का अनुपात दिया है। तो हमें 2 बेलनों का आयतनों का अनुपात बताना है। तो
पाई आर स्क्वायर एच, इसको मान लिए पहला बेलन है और इसको मान लिए दूसरा बेलन है, पाई आर के स्क्वायर और एच। ठीक, तो आयतनों का अनुपात, आयतनों का रेशियो, तब पाई से पाई कट गया और पहला बेलन का त्रिज्या कितना है 2, तो 2 का स्क्वायर हो जाएगा 4 और गुना में एच कितना दिया है 5 अनुपात दूसरा बेलन का त्रिज्या कितना दिया है 3, तो 3 का स्क्वायर हो जाएगा 9 और हाइट कितना दिया है 3 दिया है। ठीक, तो यहाँ पर हो जाएगा 20 रेशियो में 27, यानी दोनों बेलनों का आयतनों का अनुपात यहाँ पर 20 रेशियो में 27 हो जाएगा। एक बार मैं एक्सप्लेन कर रहा हूँ। यदि दो बेलनों को त्रिज्या दिया हुआ है और दो बेलनों की ऊंचाई दिया हुआ है और उनके आयतनों का अनुपात पूछ रहा है, तो बेलन का आयतन होता है पाई आर स्क्वायर एच। ठीक, तो पहला बेलन का आयतन हो जाएगा पाई आर स्क्वायर एच और सेकेंड बेलन का आयतन हो जाएगा पाई आर स्क्वायर एच। तो इसको हम स्मॉल से दर्शा दिए हैं और इसको हम कैपिटल से दर्शा दिए हैं ताकि दोनों को सेम ना लगे। तो पाई से पाई कट गया, पहला बेलन का आयतन का त्रिज्या 2 है तो 2 का स्क्वायर 4 हो गया और उसका पहला बेलन का ऊंचाई दिया है 5। ठीक, उसी प्रकार दूसरा बेलन का तो त्रिज्या है 3 दिया है तो 3 का स्क्वायर हो जाएगा 9। ठीक, ऊंचाई दिया है कितना, ऊंचाई कितना दिया है 3, तो 5 के 20 और 9 27, यानी 20 रेशियो 27 यहाँ पर हमारा आंसर हो जाएगा। उम्मीद करता हूँ कि आप सभी को यह सेशन समझ में आया होगा, अच्छा लगा होगा। अगर अच्छा लगा है तो कमेंट करें, लाइक करें और सब्सक्राइब करें।